हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग BHDC 134 के लिए यूनिट 3 को देखेंगे, जिसका नाम है जितेंद्र और उसका उपन्यास। अब तक यूनिट 1 और 2 को देख चुके हैं, आज हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे। और यूनिट 3 में जो है ये कहा जाता है टॉपिक्स जैसे कि हैं आपका जितेंद्र कुमार का संक्षिप्त परिचय दीजिए और जितेंद्र का साहित्य का परिचय दीजिए, जितेंद्र के उपन्यासों की विशेषता करें, जितेंद्र के उपन्यास। ये देखिए आपको मैं बता दूँ, जैसे कि ये BHDC 134 में करता क्या है, एक तो आपको गद्यांश पूछे जाएंगे, ओके। उसके बाद जो है आपको जैसे कि कोई एक से दो ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका किसी लेखक के बारे में, जैसे इसमें दिया गया है जितेंद्र कुमार का संक्षिप्त परिचय दीजिए या तो संक्षिप्त साहित्य का परिचय दीजिए। ये सब पूछा जा सकता है और हर साल ऐसा पूछे जाते हैं, तो इसको देखना बेहद जरूरी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग इस सेशन में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जितेंद्र कुमार का संक्षिप्त परिचय के बारे में देखेंगे, क्या है जितेंद्र कुमार की संक्षिप्त परिचय, और इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए जितेंद्र कुमार का जो है जन्म जिला अलीगढ़ यानी कि यूपी के एक गाँव कोरियागंज में हुआ था। ठीक है, ये सब जो आपको याद रखनी होगी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें देखिए जितेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक गांव है कोरिया में, और जिला जो है अलीगढ़ पड़ता है। ठीक है, वहाँ में जो है ना 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था, 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु जो है 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुई। ओके, उसके बाद इसका बचपन का नाम जो था आनंदी लाल था। ओके, आनंदी लाल इसका बचपन का नाम था। उसके साहित्य रचना उन्होंने जितेंद्र कुमार के नाम से ही किया था। उसका साहित्य रचना जो है उन्होंने सबसे पहले जितेंद्र कुमार के नाम से ही किया था। उसके हिंदी संसार उन्हें जितेंद्र कुमार के नाम से ही जानता है। अब जो ना हम और आप हिंदी साहित्य जो है इसको जितेंद्र कुमार के नाम से जानते हैं। जैसे इसका बचपन का नाम था आनंदी लाल, उसके बाद अभी जो है हम लोग सभी जितेंद्र कुमार के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद आगे कहता है जब उनकी उम्र 2 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। ओके, ये सब बातें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। उनका लालन पालन उसकी माँ रमा देवी और मामा भगवान दीन ने किया था। देखिए माँ का नाम है रमा देवी और उसके बाद मामा जो थे भगवान दीन थे। ओके, उसके उनकी आरंभिक पढ़ाई जो है अतरौली और अपने मामा के गुरुकुल में हुई थी, यानी कि अतरौली जो है जगह का नाम है और मामा के जो है गुरुकुल चलाते थे उस पे हुई थी। उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पंजाब से पास की, जन्म लिया था यूपी में और मैट्रिक का एग्जाम दिया था पंजाब से किया था। ठीक है, और आगे का अध्ययन जो है वो बनारस आ गए। ओके, बनारस में क्या आगे की परीक्षा पढ़ाई। उसके बाद 1920 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था तब उनकी उम्र 15 से 16 वर्ष की थी। ध्यान में रखनी है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। ओके, उसके बाद जो है वो 15 से 16 वर्ष की थी। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से जितेंद्र कुमार की अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जब ये असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा था तो 1921 ईस्वी में क्या किया, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कुछ वर्षों तक कांग्रेस का काम किया, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी 1850 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या अधिवेशन कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, सबके बारे में डिटेल से पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, ये कांग्रेस का स्वाधीनता और आंदोलन के दौर पे जेल भी गए हैं। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम भी किया था और उसके बाद जो है ये जेल भी जा चुके हुए हैं। उनका आरंभिक जीवन काफ़ी आर्थिक कष्ट में बीता है, यानी कि उसका जीवन यापन जो है बहुत ही दर्दमय दुखमय जीवन यापन किया है। उसके बाद उनकी पहली कहानी जो है 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। विशाल भारत, ये सभी ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें समझाने वही होगा, कोई बात नहीं है। उसका पारिश्रमिक 4 रुपया, मतलब पारिश्रमिक जो है 4 रुपया ही हुआ करता था। उसके बाद इस पारिश्रमिक से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे धीरे धीरे साहित्य लेखन की ओर प्रवृत्ति हुए, यानी कि उसका वेतन जो था मात्र 4 रुपया था। 1928 में उन्होंने सबसे पहला बार विशाल भारत के नाम से एक कहानी लिखा। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उसमें जो मोटिवेशन मिलने लगी। उसके बाद इन्होंने प्रोग्रेस करने लगा हिंदी साहित्य की ओर, वो परिवर्तित होने लगे, इस पर अग्रसर होने लगे। सन 1929 में उसका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। सबसे पहला उपन्यास 1929 ईस्वी में उनका परख प्रकाशित हुआ। ठीक है, उसके साहित्य संसार ने नए लेखक का स्वागत किया। उसके साहित्य संसार जो है क्या कहता है, ये जितेंद्र कुमार को लेखक के रूप में उसको स्वागत किया था, क्योंकि वो जो है ना स्टार्ट किया था। उसके बाद इतनी बेहतरीन तरीके से उसको प्रस्तुत किया अपनी कहानी, और जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, तो इसकी तरह से जो हिंदी संसार में उसको जो ना इसका स्वागत करने लगा, भव्य स्वागत। ठीक है, बाद में उन्होंने 12 उपन्यास और अनेक कहानियाँ लिखी। टोटल 12 उपन्यास और अनेक कहानियाँ लिखी, जो अब 7 खंडों में प्रभावित है। नाटक, विचार साहित्य, ललित निबंध, यात्रा साहित्य, बाल साहित्य आदि अनेक गतिविधियों में उन्होंने रचना की। ठीक है, उन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखी। अपने वरिष्ठ रचनाकार प्रेमचंद भी उन्होंने लेखन किया। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखनी है। उनके प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता शीर्षक निबंध का बहुत सराहा गया। इस निबंध से उनकी और प्रेमचंद की रचनात्मक दृष्टि से भिन्नता का निर्दर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद उनके साहित्य पर उन्हें साहित्य अकादमी, साहित्य अनेक संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मतलब वो जो है ना, जब
लेखक लिखे, मतलब निबंध लिखे, कहानी लिखे, तो इस तरह से उसको पुरस्कार से काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है, हालांकि जितेंद्र कुमार ने विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विश्वविद्यालय के जो है मतलब कि वो इंटर के मतलब 12th करने के बाद वो पढ़ाई छोड़ दी। 1921 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन था उसका जो है उसका प्रकोप जो उस पर आने लगा, तो वो राजनीति की ओर अग्रसर होने लगे। उसके बाद जो 1928 ईस्वी में उन्होंने पहली बार क्या किया था, कहानी लिखा था। ठीक है, ओके, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दिया था, तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया था। तो आगे कहा था, तब भी उनकी साहित्यिक सेवा की दृष्टि में रखते हुए और अनेक साहित्य महत्व को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन 1973 में और आगरा विश्वविद्यालय में टीलिट की मानद उपाधि प्रदान की, मतलब वो विश्वविद्यालय की तरफ से इसको डिग्री प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने सन 1973 ईस्वी में साहित्य वास्तुति और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय वास्तुति की उपाधि प्रदान की। तो इस प्रकार का जो है वो उसका देखा कि जब हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको विश्वविद्यालय की तरफ से उसको जो है डिग्री ग्रहण की उपाधि प्रदान की। ओके, उसके बाद कहता है, लेखक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए साहित्य अकादमी की प्राथमिकता सदस्यता तथा प्रथम राष्ट्रीय यूनेस्को सदस्यता भी प्रदान की। देखिए, इस तरह से ये बातें ध्यान में रखनी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहता, उन्होंने भारतीय लेखक परिषद की अध्यक्षता करने के साथ दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रस्थापित भी किया था। ठीक है, ये बातें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1961 ईस्वी में उन्हें मुक्तिबोध उपन्यास प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये सब आपको जो पुरस्कार कब कब क्या दिए थे, कौन कौन से दिए गए थे, इसको ध्यान में रखनी है। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान भारती से उन्हें सुशोभित किया गया। उत्तर प्रदेश जो यूपी की सरकार जो है उसे सम्मान के रूप में क्या दिया था, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती जो यूपी की सरकार ने उन्हें सुशोभित किया था, प्रदान किया था, उपाधि दिया था। इसके अलावा जितेंद्र कुमार को 1970 में समय और हम पर सम्मानित किया गया। समय और हम पर सम्मानित किया गया था। 1974 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान भी किया था। ठीक है, ये बातें हैं जितेंद्र कुमार के बारे में, कब कब कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कब तक पढ़ाई किया, इसके बारे में, उसकी साहित्य जीवनी के बारे में उसके जीवनी के बारे में देखे थे। अब हम लोग देखेंगे उसके साहित्य का परिचय। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे आपको याद रखने होंगे, जैसे इसमें देखिए फांसी हो गया, वातायन हो गया, नीलम के देश के, ये सब जो है उपन्यास, कहानी संग्रह, ये सब के नाम याद आपको रखनी होगी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे जितेंद्र कुमार मूलतः कथाकार हैं, जैसे कि हमने पहले ही उल्लेख किया कि उन्होंने 12 उपन्यासों और कई कहानियों की रचना की। अभी जस्ट मैंने चर्चा भी किया था, 12 उपन्यासों की रचना किया था। उसके बाद जो बहुत सारी कहानियों, उनमें से प्रमुख कहानी है जैसे कि फांसी जो 1929 ईस्वी में किया था, यतायन 1930 ईस्वी में, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में, एक रात 1934 ईस्वी में, दो चिड़ियाँ 1935 में, पाजेब 1942 में, जय संधि 1949 में। ये जो है महत्वपूर्ण कहानी है जितेंद्र कुमार की, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, उनकी संपूर्ण कहानियां 7 भागों में संग्रहित की गई। उनकी संपूर्ण कहानी जो है टोटल 7 भागों में 7 खंडों में विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था। प्रेमचंद्र के रचना काल के दौरान ही जितेंद्र कुमार ने भी कहानियां लिखनी प्रारंभ की थी। जब प्रेमचंद्र जो है कहानी लिख रहे थे, उसी के दौरान जो है, उसी के रचना काल के दौरान जो है जितेंद्र कुमार ने भी कहानियां लिखना प्रारंभ की थी। उनकी कहानियां का विषय और उनमें चित्रित पात्र प्रेमचंद से भिन्न है, यानी कि जितेंद्र कुमार का और प्रेमचंद का कहानी जो है भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, उन्होंने कहानियों में भी अपना ध्यान सामाजिक समस्याओं के स्थान पर व्यक्ति चरित्रों के ऊपर केंद्रित किया। पत्नी कहानी में पति राजनीतिक कार्य करता है। ठीक है, राजनीतिक करता है, देश सुधार की बड़ी बड़ी बातें करता है, देश सुधार के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु जितेंद्र की दृष्टि से उनकी घरेलू निरक्षर पत्नी पर टिकी रहती है। ये जो ना लेखक में जो था पत्नी के बारे में वो क्या कहता, पत्नी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाया था। ठीक है, इस दौरान स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के बारे में पत्नी क्या सोचती है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। उसी केंद्र से वे अपने पात्रों का जीवन चुनते हैं। प्रेमचंद ने पति के जीवन को चुना और जितेंद्र कुमार पत्नी का जीवन अधिक साहित्यिक लगा। ठीक है, ये बातें हैं उसके साहित्यिक जीवन के बारे में। देखिए आगे कहता है, कथा साहित्य के अलावा जितेंद्र प्रारंभ से ही निबंध लेखन की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। यानी वो जो है ना कथा साहित्य से इसके अलावा जो है ना वो जितेंद्र कुमार क्या कहता है, शुरू से वो निबंध लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था, प्रवृत्त कर रहे थे। ठीक है, इनमें उन्होंने अपने चिंतन, साहित्यिक सामाजिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत प्रश्न 1936 में उसने निबंध लिखा था, उनका निबंध जो संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक निबंध है प्रस्तुत प्रश्न जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, साहित्य का श्रेय और प्रेम, काम, प्रेम और परिवार उनकी चर्चित निबंध संग्रह है। ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने संस्करण साहित्य भी लिखा है। मेरे भटकाव उनकी महत्वपूर्ण संस्करणात्मक पुस्तक है। उन्होंने गांधी जी की जीवनी के साथ दो आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कई रचनाओं का अनुवाद भी किया है।
ओके, ये रहा आपका साहित्यिक परिचय। उसके बाद देखिए जितेंद्र कुमार उपन्यासों की विशेषताएं, ये महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या कहता है, जैसे इस पाठ्यक्रम में आप जितेंद्र महत्वपूर्ण उपन्यास त्यागपत्र का अध्ययन करेंगे। उसका जो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है त्यागपत्र, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। इस इकाई में हम उनके उपन्यास साहित्य पर ही अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। ठीक है, ये बातें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेमचंद और जितेंद्र के बारे में क्या कहता है, इसको देखिए। जितेंद्र गांधी जी के समर्थक थे। जितेंद्र जो थे वो महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन किए थे उसमें जो इन्होंने भाग भी लिया था। इस पर जो उसका आप देख चुके हैं 1921 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन के प्रकोप से उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दिया था। तो जितेंद्र कुमार गांधी जी जो है गांधी जी के समर्थक थे, लेकिन उनके इस परख सुनीता, त्यागपत्र या कल्याणी उपन्यासों की स्वाधीनता आंदोलन की छाया नहीं है। लेकिन इसकी जो है परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है या कल्याणी है, जो ये उपन्यास है, ठीक है ना, इसकी स्वाधीनता आंदोलन की कोई छाया नहीं है, इसके मतलब इसके प्रति कोई मतलब नाता नहीं है। उस समय तक प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उस समय तक जो है इसको जितेंद्र कुमार को प्रेमचंद को जो ना उपन्यास का सम्राट कहा जाने लगा, इसका जो ना महाराजा के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, जितेंद्र उनके निकटस्थ लोगों में थे, उनके जो है निकटस्थ लोगों में थे। प्रेमचंद जो सम्राट बन गए थे, उसी के आसपास के इसमें उन्होंने केंद्रित कर लिया था, इस अपना स्थान स्थापित कर लिया था। वे प्रेमचंद का बहुत आदर करते थे। वे जो है जितेंद्र कुमार जो क्या करते थे, प्रेमचंद का सम्मान करते थे, आदर करते थे। इसके बावजूद जितेंद्र ने प्रेमचंद का रास्ता नहीं अपनाया। इसके बावजूद भी जो है ना प्रेमचंद का जो भी वो काम करते थे, जो भी नियम, जो भी निबंध लिखते थे, उसको फॉलो नहीं किया, सिर्फ मानते थे। ठीक है ना। प्रेमचंद के गबन और गोदान उपन्यास जितेंद्र के रचनात्मक समय में ही प्रकाशित हुए थे। हिंदी समाज में बहुसंख्यक पाठक प्रेमचंद के समर्थक थे, तब भी जितेंद्र ने अपने आप को उनके प्रभाव से बचाए रखा। ठीक है, एक लेखक के रूप में यह बहुत बड़ी बात थी। यानी लेखक करते क्या, एक दूसरे का कॉपी भी करते थे, लेकिन जितेंद्र कुमार अपने गुरु मानते थे प्रेमचंद को, लेकिन उसका कोई भी चीज़ें फॉलो मतलब कॉपी नहीं की थी। ठीक है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है लेखक के रूप में। न केवल उस दौर में वरन बाद में भी जितेंद्र ने राजनीतिक जीवन को अपनी रचना के केंद्र में भी नहीं रखा। ठीक है, पृष्ठभूमि के रूप में भले ही क्रांतिकारी पल आए हो, जैसे सुनीता में हरिप्रसन्न क्रांतिकारी दल का सदस्य है, परंतु जितेंद्र उसके पक्ष समर्थन के लिए कुछ ही नहीं लिखते। यानी जितेंद्र जो है ना प्रेमचंद से मतलब कि कुछ भी एक दूसरे मतलब ना ही उस पर हस्तक्षेप करते थे, ना ही इंटरफेयर करते थे, उसे दूर दूर तक नाता रखते थे। ठीक है ना, दूर दूर तक नाता मतलब नहीं रखते थे। इसके विपरीत उसकी आलोचना भी करते हैं। इसकी जो है ना विपरीत जो है जितेंद्र कुमार जो प्रेमचंद की आलोचना भी करते हैं। और उसके बाद ऐसे पात्र जितेंद्र की दृष्टि में एकांगिक और कुंदित है। हालांकि उस समय जितेंद्र ने गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था, अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद 2 बार जेल भी जा चुके थे। अब ये सब पहले मतलब बताया जा चुका है, लेकिन ये सारा जीवन उनकी रचनात्मकता का प्रेरक नहीं बना। इसलिए हिंदी उपन्यास के विकास पर चर्चा करते हुए आलोचक इस तथ्य को रेखांकित करते हैं और जितेंद्र के महत्व को स्थापित करते हैं कि जितेंद्र ने प्रेमचंद के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखा और हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा दी। ठीक है, जैसे प्रेमचंद एक तो महान कवि, उपन्यासकार, यानी उपन्यास का सम्राट कहा जाता ही है। उसके बाद तो वो जो है क्या कहता है, वो उसका सोचो ना जितेंद्र कुमार उससे दूर रखा, मतलब उस अपने आप को दूर रखा, उसे मुक्त रखा और खुद को अपने बलबूते पर उन्होंने हिंदी साहित्य में जो है अपनी पहचान बनाई, अपनी उपन्यास प्रस्तुत किया, निबंध प्रस्तुत किया और लोगों के बीच उन्होंने अच्छा खासा अपना पहचान बनाया। ठीक है, जितेंद्र कुमार के लेखक से हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की धारा प्रारंभ हुई। उसके बाद प्रेमचंद अपने उपन्यास में समाज का चित्रण करते हैं, उनमें आए हुए व्यक्ति चरित्र उस समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद के हीरो होरी, हीरा, मनोहर सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वे किसान वर्ग के प्रतिनिधि हैं। ओके, ये बातें कही जा रही है। उसके जबकि जितेंद्र कुमार ने यहाँ व्यक्ति ही बना रहता है। यहाँ भी समाज दिखाई तो देता है, लेकिन वह समाज उस व्यक्ति को समझने में पृष्ठभूमि का काम करता है। यहाँ जो है ना समाज तो हम लोग को देखते हैं, लेकिन वह समाज की पृष्ठभूमि का काम करता है। ठीक है, ये बातें कही जा रही है। उसके बाद कहता है विधवा कट्टों हो या क्रांतिकारी हरिप्रसन्न सब व्यक्ति है। विधवा हो या कट्टा हो, सभी जो ना एक क्रांतिकारी हरिप्रसन्न वे सब व्यक्ति हैं। ओके, उनकी अपनी पहचान है। कट्टू कोई भी विद्वान नहीं है। ओके, इसी तरह हरिप्रसन्न कोई भी क्रांतिकारी नहीं है। ये बातें कही जा रही है। प्रेमचंद के संश्लिष्ट चरित्र भी संश्लिष्ट समाज जो प्रस्तुत करने के लिए लाए जाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद को अपने उपन्यासों के समाज में यथार्थ का चित्रण करना था। ठीक है, तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग विषय वस्तु को देखते हैं। विषय वस्तु में क्या कहता है, जितेंद्र के उपन्यासों की कथा व्यक्ति में अधिक चलती है। उपन्यासों में जो है व्यक्ति के अंतर्गत जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है। ठीक है,
उसके बाद आगे कहता है बाहरी वातावरण से उसका संवाद कम होता है। वो जो है बाहरी वातावरण जो है बात है उसका संवाद एक जो है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। आलोचकों का मानना है कि प्रेमचंद वर्णन करते हैं कि जबकि जितेंद्र चित्रित करते हैं, यानी जो है आलोचकों का मानना है कि प्रेमचंद वर्णन करते हैं लेकिन जितेंद्र क्या करता है उसका चरित्र चित्रण करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है खुद में। ठीक है, वर्णन के क्रम में बहुत सी बातें स्व आती है और चित्रण में कुछ अपने आप छूटता जाता है। जितेंद्र अपने उपन्यासों में कोई उपदेश नहीं देते हैं, यानी कि बाकी जो लेखक होते क्या है अपने उपन्यासों में कहीं ना कहीं हर लेखक में नहीं जो क्या अपने वे उपदेश देते रहते हैं, लेकिन जितेंद्र कोई भी उपन्यासों में अपना उपदेश नहीं देते। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन हो या सुधार की कोई आकांक्षा हो उनमें नहीं होती है। न केवल अपनी बात कहते हैं, कथा में व्यंजका की अभिव्यक्ति से वे काम चला लेते हैं। ठीक है, ये सब बातें पॉइंट में आप लोगों को रखनी होगी, बाकी ये लेखक से अलग हैं। ठीक है ना, इसलिए इसमें पूछा जाने की संभावनाएं बन सकती है। लेखक के रूप में जितेंद्र प्रयास करते हैं कि वे कथा में कम से कम बोले, जो है वो कम से कम बातें बोले लेकिन वो सटीक बोले। ठीक है, उनके पात्र भी कम बोलते हैं, आत्मचिंतन अधिक करते हैं, बाह्य अभिव्यक्ति कम करते हैं, इसीलिए जितेंद्र कुमार के पात्र को संघर्ष आंतरिक होता है। उसके बाद ठीक है ये कही जा रही है, सॉरी कहाँ गया, हाँ उसके बाद जितेंद्र के आरंभिक उपन्यास अधिक प्रभावशाली हैं क्योंकि उनमें अनुभव भी ताजगी है। उन्होंने प्रारंभ में नई दृष्टि से चीज़ों का रखा। उसके बाद वैचारिक विकास के अभाव में उनके लेखक के पुनरावृत्ति और शुष्क दार्शनिक वक्तत्व तो अनारस आने लगते हैं। रामदरस मिश्र ने इसे अनुभवहीन दर्शिता कहकर रेखांकित किया। ये जो है रामदरस मिश्र ने जो क्या कहता है जितेंद्र कुमार को अनुभवहीन दार्शनिकता कहकर उसको रेखांकित किया, उसको प्रस्तुत किया। इसके विपरीत प्रेमचंद की रचनात्मक का विकास होता है। नवीन दृष्टि से वे यथार्थ की नई जमीन की पड़ताल करने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जितेंद्र वैसा नहीं कर पाते। जितेंद्र का वर्णन डायरी हो या मुख्य पात्र के साक्ष्य से चलता है। ठीक है, हम देखते हैं कि पारस्परिक उपन्यासों में उपन्यासकार सर्वज्ञ के रूप में सामने आता है। सभी ये सब समझ सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे उपन्यासकार सभी पात्रों कथा को घटनाओं को जानते हैं, इसलिए सब पात्र टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें कही जा रही है ये, ठीक है ना, तो ये बातें हैं इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितेंद्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, जीवन की परिचय दीजिए, इस तरह से पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है। उसके बाद जितेंद्र के उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो ये रहा आज का सेशन में। ओके, यूनिट 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। तो आप सभी जो इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो आप सभी इसको क्या कीजिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ही जल्द यूनिट 4 अपलोड होने वाली है, तो बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट के मैसेज जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।